अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इमदाद हुसैन शहज़ाद साहब और तैयारी कर रहे हैं बाई रोड सफ़र करने की। लंदन की तरफ सफ़र का इरादा है उनका और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे वादा किया था मरियम नवाज़ वाला, वो प्रोग्राम आप देख सकेंगे मंगल वाले दिन सुबह इंशाल्लाह 11:15 बजे। अभी जो बात कर रही हैं कि जजेज़ यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड में और यहाँ इंग्लैंड की कोर्टों में जजेस का काम करने का स्टाइल क्या है? क्या वो हमारे जजेस की तरह ही है जहाँ पर अदालतों में बड़ी बड़कें लगती हैं या अदालतों में कई ऐसे रिमार्क्स पास किए जाते हैं और ख़ास तौर पर अगर कोई सवाल पूछा जाए जायदाद के बारे में, अगर क्रेडिबिलिटी के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में सवाल हो, तो उल्टा सवाल ही करते हैं वो भी और इसी तरह मामला चलते हैं। क्या क्या इनके यहाँ भी कुछ जो जजेस हैं, वो अदालतों में खुद पेश होते हैं, जैसे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ एक साइल के तौर पर पेश हुआ और जो कुछ कहा? पहले तो आप ये बताएँ, ये जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के मामले में आप बहुत एतराज़ात रखते हैं। पहले तो ज़रा वो बताएँ वो एतराज़ात क्या-क्या हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके नाज़रीन की हमारे प्रोग्राम को पसंद करने का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक साहब, आपने थड़ा दे दिया है। जो हमने एक पिछले प्रोग्राम में कहा था कि थड़ा देना जो है ना वो पंजाब में होता है। तो आपने बता दिया लंदन जा रहा हूँ और हरकतें मेरी आपको पता है ऐसी हैं, सच बोलने वाली। तो अब वो लंदन में है लेकिन अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में हूँ इंशाअल्लाह और माँ-बाप की दुआ से जो है वो अल्लाह ताला की मुकम्मल और आपकी दुआ से मुकम्मल हिफ़ाज़त में हूँ। और जो नाज़रीन जगह-जगह मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे लिए दुआएँ कर रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल खतरनाक जगह पे जा रहा हूँ। आपको पता है ये बड़ी खतरनाक जगह है ना एवन फील्ड के आस-पास। तो सारे गुंडे मवाली वहाँ फिर रहे हैं, सारे भगोड़े, सारे मफरूर। वो आपने तो नाम भी डाला होगा ना मफरूर हाउस। तो अब मैं मफरूर हाउस के आस-पास जा रहा हूँ तो अब वो थोड़ा जो मैंने कहा था ना वो आपने वो रखिएगा ना, सुन लीजिएगा, आप हमने कम से कम 2-3 प्रोग्राम मफ़रूर है, उसके बाद आप खड़े होंगे और हम यहाँ से गुफ्तगू कर रहे होंगे। या हाँ जी, मैं भी वो तो मैं वो इसलिए आपको स्केड्यूल नहीं कर सकता कि वो ठहरे आप समझ सकते हैं ना कि मफरूर हो उसके बाहर जाके प्रोग्राम करना, वो मौत के कुएँ में कार चलाने के बराबर है। तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे लेकिन स्केड्यूल नहीं मैं आपको कर सकता वरना वहाँ गुंडों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद हो जाएगी और स्केड्यूल नहीं हम स्केड्यूल नहीं है, लेकिन हम प्रोग्राम करेंगे ज़रूर। मैं कोशिश करूँगा ज़रूर कि करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? वो जो मैं देखिए ना वहाँ आपने एक और भी देखा था ना, वो आए थे वो उसके जानमाज़ टच कर रहे थे और वो जनाब वहाँ वो उम्रे की दुआएँ माँग रहे थे। तो इस तरह हम भी जाएँगे वहाँ इंशाअल्लाह ताला, हम भी अपने कैमरे टच करेंगे और शायद उन कैमरों में से कुछ सोने की लॉटरियाँ निकल आएँ और वो कोई ऐसा चीज़ निकल आए बाद में। बहरहाल लेकिन निकलना क्या है वहाँ करप्शन के सिवा और जो आपने फरमाया कि मरियम नवाज़ पे हम प्रोग्राम करेंगे, बेहतरीन प्रोग्राम करेंगे और मरियम नवाज़ से हमने ये सवालात करने हैं कि मरियम नवाज़ साहबा जो अपने आप को एक औरत कह रही हैं और कहती हैं औरतों के साथ ज़ुल्म हो रहा है, उस पे बात करेंगे कि वो किस हद तक जो है उनकी एक पाकिस्तान की एक औरत के साथ वो अपना मुवाज़ना करती हैं, तो किस हद तक वो दुरुस्त है। अच्छा आपने आज बड़ा ही दिलचस्प जो टॉपिक है जो चुना है। देखिए सर पहली बात तो ये है कि बर्तानिया के अंदर आप अगर किसी काउंसलर के भी दोस्त हैं, जो एक आम काउंसिल का मेंबर होता है और वो आपकी कम्युनिटी से होता है, तो आप उसके साथ इस तरीके से कोई बात कर ही नहीं सकते कि जो कानून के ऐन खिलाफ हो और जिसको करने की कानून आपको मीडिया कानून में मीडिया असल में पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है सर। एक तो यह मीडिया की जो तालीम और तरबियत है, अच्छा वो बहुत जो है ना वो कमज़ोर और वो बड़ी अच्छा क एक मैंने जो उनका सिलेबस भी पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है, उसमें मीडिया लॉज़ के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं जाता कि मीडिया के एथिक्स क्या हैं और मीडिया के लोग जो हैं वो किसके साथ किस वक़्त पर बात करेंगे। अच्छा दूसरी बात आ गई चले नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा जी जो कुछ जजेस जो हैं, जो अदालत आलिया के जो मेंबरान हैं, मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, उनको तो पता है ना कानून क्या है। उनको तो पता है मुँह कहाँ खोलना है, कहाँ बात करनी है, कहाँ नहीं करनी है। तो वो अगर इस तरह से एक ऐसे जर्नलिस्ट को हमारे दोस्त हैं अगर हम बातें करते जाते हैं तो फिर जर्नलिस्ट भी नाराज़ होते हैं। कहते हैं जी आप हर जर्नलिस्ट के लेकिन बात ये है कि किस-किस को वो जिसको हम उठाते हैं, वो जनाब वो अपना जो है वो उसका ऑपरेशन हुआ होता है अंदर वो जिसका पेट चाक करते हैं, अंदर बीमारियों का एक अंबार होता है, चाहे वो साफ़ी हो, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। हमें फिर अपने दोस्तों का ये क्यूम सिद्दीकी साहब मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, जब मियाँ नवाज़ शरीफ
जो है वो 13 जुलाई को अबू धाबी से इन्होंने हमें ज्वाइन किया था, बहुत सारे जर्नलिस्टों ने। जो हम लंदन से भी एक टीम आ रही थी और फिर ये अबू धाबी से भी इन्होंने ज्वाइन किया था। भाई इनकी हरकतें भी क्या बताऊं, वो मरियम नवाज साहबा वहां जूती तलाश कर रही थी 70,000 रुपए की, और ये कोई मतलब ऐसी चीज तलाश कर रहे थे जो मैं अब कहूंगा तो नाराजगी पैदा होती है। बहरहाल वो उनका जाती मसला है, वो क्या तलाश कर रहे थे। लेकिन जब इस तरह की चीजें तलाश करने वाले सहाफी मैदान में मौजूद हों, उनको अपने अखराजात पूरे करने के लिए बहुत सारे पापड़ भी बेलने पड़ते हैं। तो ये मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्टों को, अच्छा चले उनका तो काम है सवाल करना, ये भी हम मान देते हैं, लेकिन जो जज साहब हैं, जज साहब को तो ये सोचना चाहिए वो किस मौजू पे बात करते हैं, और क्या एक जज को ये जेब देता है। आप बताएं मुझे कि यहाँ मैं यूके में, मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि मेरे मोहल्ले में एक जज साहब रहते थे, कई महीने तकरीबन 2 साल के करीब मैं उनको रोजाना की बुनियाद पर भी मिलता रहा उसमें ग्रोसरी शॉप में। और वो मेरे घर के बाहर, वो ट्यूसडे के दिन वो बताया था कि अपने घर का वो गंद वंद जो बिन बनाते हैं सारे बराबरी की सतह पे, वो भी बनाते थे। मुझे पता ही नहीं चला, वरना हो सकता है मैं कहता जज साहब मैं जर्नलिस्ट है, मैं ही बना दें थोड़ा बिन, कोई किसी मौजूद पे गल कर लो है जी, मुझे कोई खबर दे दो, मुझे कोई एक्सक्लूसिव जो है स्टोरी दे दो। तो वो मैंने उनको अदालत में बताया था, जब देखा अचानक ही, अच्छा वहां भी मुझे बाद में किसी ने बताया कि जजेस जो होते हैं वो गाउन पहन के बाहर नहीं निकलते, वो पता नहीं बेचारे किसी काम से, वो वहां ये भी तरीकाकार है ना कि अगर वो जज कोई फैसला करेगा तो वो अपने फैसले को अपने रीडर तक भेजने के लिए खुद उठकर जाएगा, खुद उठकर उसको कॉपी करेगा, फोटो कॉपी करके आपको देगा, और आप उसकी फोटो का, ये देखें यहाँ का ये जो यानी अदालतों का ये म्यार है, ठीक है जी। और फिर वो कहेगा कि जनाब आप एक कॉपी आपको देगा, एक कॉपी दूसरी पार्टी को देगा, ये जज खुद करेगा, यहाँ नहीं है। अच्छा वो आपको वाकया सुना दूं चलता चलता, लोग कहते हैं दिलचस्पी पैदा करते हैं आप। वो हमारे एक दोस्त हैं, तो वो नेफपाक में पाकिस्तान में मुलाजमत करते थे, इंजीनियर हैं। तो वो यहाँ पढ़े लिखे हैं, इंपीरियल कॉलेज के पढ़े हुए हैं आजकल, फिर वो यूके आ गए हुए हैं, यहाँ एक बहुत बड़ी अदारा है जो उसमें वो इंजीनियर हैं। तो कहते हैं वो, उन्होंने मुझे वाकया सुनाया, कहते हैं एक मेरा क्लाइंट था हमारा नेस्पाक का, तो वो कनाडा से आया, तो उसने को प्लॉट बेचना था। तो मुझे उन्होंने कहा नेस्पाक वालों ने कि इंजीनियर साहब जरा जाएं, तो जब वो जज साहब को मेजरमेंट्स पूछे तो आप जरा उनको बता दीजिएगा टेक्निकली, दूसरा बंदा नहीं बता सकता। कहते हैं वो ये वाकया उन्होंने मुझे सुनाया, और वो अभी भी यहाँ मौजूद है, गवाही दे सकते हैं। कहते जैसे ही हम वहां गए तो जज साहब ने पूछा किन्ने का सौदा है, तो उन्होंने कहा जी ये 50 करोड़ का। तो जज साहब ने कहा सानू भी एक पांजा लाओ, ऐसे करके ना, सानू भी एक पांजा लाओ। तो वो ये बंदा नीचे जो, रखो मेरी बात सुनने, वो मेरी बात सुनने, मैंने तो इन्हें अदालत कर देनी, आप मेरी बात सुनने प्लीज। वो अच्छा उसने कहा सानू भी एक पांजा लाओ, ठीक है ना जी। उसने कहा जी, वो बंदा कनाडा से आया हुआ था, वो बाहर का नेशनल था, ओवरसीज पाकिस्तानी था। उसने जज साहब की आधी बात सुनी ना, तो उसके वो घबरा के कहा जी, तो जज साहब भी घबरा गए जब उसने जी कहा ना, तो वो भी घबरा गए। कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा दोबारा इस तरह इशारा करके, अजहर सिद्दीक साहब तो देखिए, दोबारा इस तरह इशारा करके कहते हैं कि मेरा मतलब है ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कोई 5-10 हज़ार रुपया तो नहीं किसी ने मंगया। वो बंदा कहता जी मैं हैरान हो गया, और ये इंजीनियर साहब ने, जनाब अली ये तो आपके यहाँ अदालतों का हाल है, ये तो वहां पर लोअर कोर्ट्स में तो बहुत बुरा हाल है। अच्छा खुद चीफ जस्टिस साहब थे इफ्तिखार चौधरी साहब रिटायर्ड, वो कहते थे कि लोअर कोर्ट्स का बुरा हाल है। साकिब निसार साहब भी कहते थे। हैरानगी तो खैर बात यह है कि ये जो ऊपर बैठे हुए जजेस हैं, ये जो जस्टिस कमेटियां हैं, ये जो जुडिशल कमेटियां हैं, ये फिर क्यों नहीं ठीक करती ये सारा कुछ। बहरहाल तो जब सियासी तकर्रियां होंगी, सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर पार्टियों, मैं इतने जजेस को जानता हूँ, आप तो खैर मेरे से ज्यादा जानते हैं, लाहौर में बैठे हैं, कि जो पार्टियों की वाबस्तगी की बुनियाद पर जज बने हैं। अब आप बताएं, जो पार्टी की वाबस्तगी की बुनियाद पर जज बनेगा किसी सियासी जमात की, अच्छा कितना भी वो बहुत कह रहा मैं ईमानदार हूं जी, मेरे जी दिल के अंदर अब फैसले करने की ताकत आ गई है, वो फिर भी डंडी मारेगा। ये एक इंसानी फितरत है सर, ठीक है। अच्छा अब ये सारी डंडियां जो मारनी है इन्होंने, तो इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दे के मैदान में आ जाए कि जी हमारे पे ये इल्जाम हैं, जब तक साबित नहीं होते हम मुस्तफी हैं, और जब साबित हो जाएंगे तो हम दोबारा अपना ऑफिस रिज्यूम कर देंगे। ये एक आसान तरीका है, यहाँ तो मैं नहीं समझता। अच्छा सबसे आपने जो पहला सवाल किया था, यहाँ तो जजेस के बोलने की तो बात की बात है, जजेस करप्शन ही नहीं करते। जज का करप्शन करना आप समझते हैं फांसी के मुतरातिफ है सर, कानून की फांसी, कानून का कत्ल है। चाइना कानून में चाइना में दाद साहब, चाइना में करप्शन पे फांसी की सजा है, और यही वजह है कि वो कौम आगे चलेगी। और वो हम यह समझते हैं करप्शन का मामला ही कोई नहीं है, करप्शन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ तो। आप अंदाजा लगाएं। और एक बार बात आपको और बता दूं मैं,
एक कानूनी पोजीशन भी आपके सामने रखते हैं, तो आप नहीं समझते ये, यानी मिसाल के तौर पर एक जज अगर करप्शन करे, तो क्या उस जज को या उस पे इल्ज़ामात हों, उसकी औलाद के हवाले से या खानदान के हवाले से, क्या उसके खिलाफ सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मिसकंडक्ट का केस होना चाहिए या नैब के अंदर भी जाना चाहिए? हमारे यहाँ अगर एक सरकारी अफसर है, सरकारी अफसर कोई अगर पब्लिक सर्वेंट है, वो मिसकंडक्ट करता है, तो उसके खिलाफ वो मिसकंडक्ट का अलहदा केस चलता है और नैब अलहदा उसको उठा कर ले जाती है। तो ये भी कोई डिस्पैरिटी नहीं है यहाँ पर? आप नहीं समझते कि यहाँ जहाँ करप्शन अगर की है, तो करप्शन वाले केस में नैब को भी दायरा इख्तियार होना चाहिए? आपने चाइना की मिसाल दी है। चाइना तो चलो एक कंट्री है। मैं आपको बताता हूँ बरतानवी कानून जो है वो आप किसी अच्छा किसी का केस किसी ने करना हो ना, आमतौर पे लोग गोरे वकीलों के पास, यहाँ वकील नहीं करप्शन करते सर। वकीलों के बारे में कभी हमने नहीं सुना। और खास तौर पे जो देखिए कानून पढ़ाया जाता है। अच्छा जब कानून अच्छा वो एक देखिए ना, एक होता है, एक जज ने एक फैसला दिया तो उसने कहा एक वकील को कि तुम मैं इस केस की 3 साल सजा देता हूँ आमतौर पे, लेकिन तुम्हें 6 साल की सजा दे रहा हूँ बिकॉज कि तुम लॉयर हो, तुम्हें तो कानून का पता था। तुमने एक ऐसा जुर्म किया है कि जो एक आम आदमी को उसकी कम सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम चूंकि इस बात से वाकिफ थे कि इसके इसके जो है वो असरात जो है वो आने वाले मुआशरे पे क्या पड़ सकते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें डबल सजा दे रहा हूँ। अच्छा इसी तरह यही वकला के बारे में मैंने इसी तरह जजेस के। अच्छा आप कहते हैं कि मिसकंडक्ट का, मैं ये कहता हूँ बार बार ये कह रहा हूँ कि ठीक है जी, मैं ये मानता हूँ कि जस्टिस काजी फायद ईसा बहुत ईमानदार जज होंगे, उनकी फैमिली भी बड़ी ईमानदार होगी, लेकिन आप बताएं इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस्तीफा दे के आए ना, इस्तीफा देकर आए। और ये जो हमारे दूसरे सामान है, इनका इनको ये केस ही नहीं सुनना चाहिए इस तरीके से। इनको तो ये देखना चाहिए कि मुल्जिम को मुल्जिम समझे, मुजरम को मुजरम समझे, जिस पे इल्जाम है उसको इल्जाम के साबित होने तक उसको ये मौका ही नहीं देना चाहिए कि वो अपने आप को ये समझे कि मैं इस अदारे का रुकन हूँ और मैं मुकद्दस गाय हूँ और मेरे मेरे साथ कोई ऐसा जो है ना वो सलूक नहीं हो सकता। मैं जो मर्जी करता फिरूं, मेरी बीवी जो मर्जी करती फिरे, मुझे ना तो ये कोई पूछ सकता है कि ये पैसे कहाँ से आए, ना मुझे किसी को, क्योंकि मैं मुकद्दस गाय हूँ, मैं उस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, मैं उस अदालत का हिस्सा हूँ कि जिसमें मैं लोगों को सजाएं देता हूँ। लेकिन जब मुझे मुझे कटहरे में खड़ा किया जाता है, मुझे शर्म भी आती है और मुझे मुझे फेवर भी चाहिए। हैरत है सर, ये किस किस्म का कानून है? ये किस किस्म की जो है वो अदालतें हैं कि जो इस किस्म के फैसले भी करती हैं? और फिर जो आज का वाकया है, वो जज साहब जो है बरसरे महफिल जो है उसमें कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा मैंने ये भी सुना है कि कई लोग तो अपने जजेस के जो फैसले होते हैं उसमें भी बातचीत कर लेते हैं कई वकला कि जनाब तुसी की करने वाले हो या की हो जाएगा, ये वो बता देते हैं कि ये बड़ी बड़ी अजीब बात है सर। मैं पाकिस्तान से ही आया हूँ, पाकिस्तान का ही रहने वाला हूँ, यहाँ मैं बरतानिया में आया हूँ तो मैंने ये देखा है। अच्छा यहाँ आप जज की अदालत की तो बहुत दूर की बात है, आपको कोई बंदा जिसको ये सर्टिफाइड किया गया हो कि वो इलेक्ट्रिशियन है, वो प्लम्बर है, वो किसी और शोबे से ताल्लुक रखता है, उसको सर्टिफिकेट दिया हो गवर्नमेंट ने, वो बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसका बेईमानी करना ऐसे समझा जाएगा कि उसने उस अदारे की तौहीन की है, जिस अदारे ने उसको सर्टिफाइड किया है, जिस अदारे ने उसको ये इख्तियार दिया है कि वो ये काम कर सकता है, तो उस अदारे की तौहीन के मुताबिक समझा जाएगा। लिहाजा कोई भी ऐसा शख्स कि जिसके पास कोई ऐसा कानूनी इख्तियार हो किसी भी काम करने का, वो सोच ही नहीं सकता कि उससे ये जो है ना गलती सरजद हो और फिर मीडिया पे बात करना। तो अच्छा सर यहाँ पे ये भी देखें, आप बीबीसी देखते हैं, आप टेलीविजन पे न्यूज़ देखते हैं, बरतानिया में सबसे बड़ा दुनिया का जो अदारा है बरतानवी नशरियाती अदारा आप उसको कह सकते हैं, वहां आप बताएं कि कोई जज आके कोई बयानबाजी करता है, कोई वकील आके बयानबाजी करता है, कोई सियासतदान आके बयानबाजी करता है? कभी आपने ये देखा हो? अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोरिस जॉनसन साहब ये पेंडेमिक पे करते हैं, इश्यूज पे करते हैं बात, कभी आपने देखा वो कहते होंगे हम उधर जा रहे हैं और हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है या ऐसा किया जा रहा है या वैसा? आप देखें गॉर्डन ब्राउन की उसकी मिसाल सामने है, वो जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको उनको उन्होंने जब एक्यूज किया, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा साइकिल पे रखा, घर चले गए, ठीक है जी, और उस वक्त तक वो वापस नहीं आए, बल्कि आए ही नहीं। अच्छा यहाँ पर आपको मैं बताऊं करप्शन के मामले में एक अहम मैं आपको वाक्य सुना, लिहाजा सदीक साहब की तवज्जो चाहूंगा, एक ऐसा अहम वाक्य सुनाने लगा हूं कि टोनी ब्लेयर आपको पता है बहुत पावरफुल वजीर आजम थे टोनी ब्लेयर, ठीक है जी, और टोनी ब्लेयर जो है उनकी कैबिनेट भी बड़ी पावरफुल थी। तो आपको पता है कि टोनी ब्लेयर का एक बड़ा ही दस्ते रास्त शख्स था, उसका नाम था डेविड ब्लैंकर, वो भी कानूनदान था, आपको याद है ना डेविड ब्लैंकर?
अच्छा, वो बिल्कुल। हमेशा जो है ना वो टोनी ब्लेयर का बड़ा करीबी साथी समझा जाता था, और वो हमेशा जो है वो लेबर पार्टी की रिजर्व सीट जो होती है, जो यानी जो तहफ़्फ़ुज़ शुदा सीट होती है जहाँ से हार नहीं सकता बंदा, वहाँ से वो इलेक्शन जीता था ड्यूसबरी के इलाके से। ठीक है जी। अच्छा, इमिग्रेशन का उसको वज़ीर लगा दिया उन्होंने अपनी कैबिनेट में। अच्छा, उसने इतना लफ़्ज़ कह दिया अपने स्टाफ को, इतना लफ़्ज़ कि जो मेरी श्रीलंकन मुलाज़िमा है, वो इसकी एक श्रीलंकन मुलाज़िमा थी, उसका कोई केस चल रहा था, वो जब सफाई कर रही थी घर में, अच्छा डेविड ब्लंकर ब्लाइंड था ना, वो कुत्ते ने उसको, उसके जो डॉग है ना, उसने उसको ले जा के सारी तालीम दिलवाई थी, और वो सारा, वो ब्लाइंड था और बड़ा लाइक आदमी था। तो वो उसने कह दिया कहीं काम करते करते कि सर वो आप इमिग्रेशन के वजीर हैं, ये पाक एशियन कम्युनिटी के लोग कह देते हैं, तो वो मेरा तो वहाँ केस लगा हुआ है, तो आप जरा होम ऑफिस को। अच्छा, उसके भी दिल में क्या आई, हालांकि बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, उसने अपने स्टाफ को कह दिया कि जरा इसका केस जो है वो स्पीडी कर दें। अच्छा, सिर्फ इतना ही कहा, ये नहीं कहा कि पास कर दें या फेल कर दें, जरा स्पीडी कर दें वो मेरी जो मुलाजमा है। अच्छा, वो अखबारों में खबरें आ गई उसके अंदर। आप इतना ताकतवर वजीर जो है उसको रातों रात इस्तीफा देना पड़ा, डेविड क्या ब्लंकर बात को। है! वाह जी वाह! वाह, वाह, वाह! क्या बात! कितने टोनी, ज़बरदस्त म्यार हैं, कितने ज़बरदस्त म्यार हैं दाद साहब। ये कोई गुड़ती पंजाबी में पंजाबी च गुड़ती कही दे ना, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੜਤੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ and लोगों ਨੂੰ भी। सर आप आगे पूरी इसका किस्सा सुन लें। अच्छा, डेविड ब्लंकर को तो उन्होंने कैबिनेट से निकाल दिया, उसने कहा टोनी ब्लेयर, उन्होंने कहा टोनी ब्लेयर ने, मैं कुछ नहीं कर सकता पाजी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਾਕਦਾਰ नहीं बना सकता, ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आप शेरर ही बना सकना, मेरा तो मेरी मुसीबत पै जाएगी, मैं वजीर आजम। उसने उसको फौरन निकाल दिया, उसका रिजाइन एक्सेप्ट कर दिया। और कितने साल गुजर गए हैं सर, आज तकरीबन 20 साल, 4 इलेक्शन हुए उसके बाद। वो इतनी मखसूस नशिस्त जो इतनी सेफ समझी जाती थी कि यहाँ से कभी लेबर पार्टी नहीं हारती, डेविड ब्लंकर दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सका। लोगों ने क्या उसको वोट नहीं दिया। लोगों ने कहा ये बंदा जो मिनिस्टर की सीट पे बैठ के जाके कहता है कि मेरी मुलाजमा का केस जो है, खादमा का केस जो है स्पीडी कर दो, ये इस अहल ही नहीं है कि इसको इमिग्रेशन का वजीर बनाया, ये अहल नहीं है कि इसको पार्लियामेंट में भेजा जाए। वो दोबारा इलेक्शन ही नहीं जीत सका सर, रिटायर्ड हो गया, पता नहीं अब जिंदा है मर गया, इलेक्शन नहीं जीत सका ड्यूसबरी के इलाके से। ठीक है, ये है म्यार सर, ये म्यार है। और यहाँ पर अगर किसी का सामने आ जाए, आप मुझे बताएं कोई माई का लाल सुबह किसी जज का इंटरव्यू करके दिखाए, उसकी सारी जर्नलिज्म जो है ना लपेट लपूट के, और वो साथ उसके उस जज साहब को भी लपेट देंगे और सब खत्म कर अच्छा, देंगे। अच्छा एक मैं बात ज़बरदस्त बताऊँ, यहाँ एक बहाना बनाया जाता है कि जनाब जो साबका चीफ जस्टिस साकिब निज़ार साहब थे, वो भी इंटरव्यू देते थे। और मैं चूँकि वहाँ उन दिनों पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ था, बाहर निकले, हॉस्पिटल्स में गए, पब्लिक इंटरेस्ट में गए, तो पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से सवालों से, यानी ये कोई प्लान इंटरव्यू किसी के साथ, एंकर के साथ बैठकर उसे घर बुला के या किसी बंदे को बुला के, ऐसा कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। मैं और ये कोड ऑफ कंडक्ट अगर हमारा पढ़ ले, मैं नहीं समझता कि कोड ऑफ कंडक्ट में भी याद है उसे पब्लिक गैदरिंग से बचना है, उसे इस तरह का कोई काम करना नहीं है। और शौकत सिद्दीकी ने यही तो काम किया था कि वो जाकर बार में बैठकर तकरीरें शुरू कर दी थी। भाई इसका काम पब्लिक फिगर नहीं है, इसने तो असूली तौर पर जाकर जज ने अदालतों में फैसले देने हैं, इंसाफ करना है, उसे इस चीजों से क्या ताल्लुक लेना है। और और ये जो मैं आखिर में आपसे जो बात पूछना चाहूंगा, आप नहीं समझते हैं कि हमारे यहाँ जजेस का भी बाकायदा कोई टेस्ट होना चाहिए, हालांकि आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था, उन्होंने कहा था टेस्ट इंटरव्यू नहीं होता जब तक आइन तब्दील ना हो। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ भी आइन तब्दील नहीं होना चाहिए, 62 और 63 का म्यार, ये सारे जो जो पैरामीटर रखे हैं, वो जजेस की तैनाती में जब आप रखेंगे तो आगे शायद मसाइल पैदा ना हो ये वाले। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप हैरान होंगे ये बात सुनकर कि जिस माशरे की यहाँ की हम मिसालें दे रहे हैं, इस माशरे में आइन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सर, आइन तो आपकी अपनी ज़ात होती है ना। आइन तो कानून की बालादस्ती तो उस जज ने करनी है ना जिसको आपने जज बना दिया है। ठीक है ना जी? अब उसको अगर आइन ने ये मौका दे दिया है कि वो सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर जज बन रहा है, तो क्या आप उसको ये खुली छुट्टी दे सकते हैं? ये तो उसके अपने अखलाकी मेयार की बात है ना सर। ये तो उसका अपना भी एक अखलाकी म्यार होना चाहिए कि उसको कहाँ क्या बात करनी है और उसका ओहदा क्या है। अच्छा, यहाँ तो आइन नाम की कोई चीज ही नहीं है यूके में, तो फिर भी जजेस जो है वो कैंडे में हैं जी। सारे 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 शोबे जो हैं, सारे जितने भी शोबे सब कैंडे में हैं। अच्छा, वो क्यों कैंडे में है? इसलिए कि ये जो आवाम है ना, आवाम सर, ये बिरयानी नहीं खाती है। ठीक है ना जी, ये जूता पकड़ लेती है, सॉरी टू से, पता नहीं मुझे, मैं एयरपोर्ट पे उतरूँ तो कहें जी चलो जी तेरा तेरी पेशी है। हाँ जी, हाँ, हाँ, ये एक बिरयानी खाती है, एक गाँव साहब ने ये कहा थी आवाम जुता ना फाड़ का जूते फाड़ ले। प्रिंसिपल नहीं लेकर आती।
ये अवाम उस बंदे को आइंदा उस मनसब पे नहीं लेकर आती। ये अवाम जो है, अवाम का रवैया, अवाम का जो रद्द अमल है, वही यहाँ का आईना है। तो आपके यहाँ शऊर पैदा करने की जरूरत है। और ये शऊर किसने पैदा करना है? इन लोगों ने। देखा ना, इसीलिए कल गालियां पड़ी ना वहां पे। आपने देखा सिंध में। अच्छा, अगर कोई ईमानदार आदमी हो, क्या आपने कभी देखा है कि किसी किसी के बारे में तारीख में पढ़ा हो कि अगर किसी अमीरुल मोमिनीन ने या किसी काजी ने, जो काजी समझा जाता है, उसने कोई गलत फैसला किया अवाम में बड़े मजमे में, कहीं किसी तारीख में बताएं उसको बुरा भला कहो, क्योंकि गलत फैसले ही नहीं करते थे सर। वो तो काजी को तो इस तरह से समझा जाता था जैसे एक बहुत अहम आदमी है। और काजी तो आपको पता है हुक्मरानों को बुला लिया करते थे, हुक्मरानों को अदालतों में बुला लिया करते थे। ठीक है ना जी। तो वो, ये मैं बड़ा हैरान हूं कि ये कैसे कैसे वाकयात हो रहे हैं। पहले ये सारा मामला कि जमानतें ली जाती हैं, चलो ये भी एक हम उसको दरगुजर करते। लेकिन जज साहब का खुद से करप्शन में या उनकी फैमिली के किसी मेंबर का उसमें मुलव्वस होना, उनके लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने केस ना 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 जरा ये नाजरीन के लिए बात बताना जरूरी है। देखिए, ये यहाँ करप्शन का लफ्ज इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि सेक्शन 9 ने कहा है कि जब आपके बीवी बच्चों के नाम पर जायदाद है, आपके जायज असासे नहीं है, तो वो सर। करप्शन कहलाती है। यानी इस कॉन्टेक्स्ट में ये जरूरी है बताना, क्योंकि जायदादें खरीदी जाएं, तो जायदादें में अगर बीवी के बच्चों के नाम पर हैं और आपके पास सोर्सेज नहीं है, तो वो यही तस्वर किया जाएगा कि वो करप्शन है। अच्छा जी, मैं चलते चलते आपको वाक्य सुना देता हूँ। चलिए, देखिए, मेरे बेटे ने घर लिया। ठीक है जी। मुझे ये बताना पड़ा कि मेरे बेटे के पास पैसे कहाँ से आए। ठीक है जी। हम्म। वो जो पैसे हमने जो उसके जमा कराए मॉर्गेज के, वो हमें पहले, अच्छा, यहाँ तरीकाकार होता है ना कि आप वकील को बता देते हैं कि भाई ये मेरा अकाउंट है और यहाँ से मैं पैसे दे रहा हूँ। वो आपके, अच्छा, दो साइड वकील होता है ना, खरीदने वाला और बेचने वाला। आप जायदादों की बात कर रहे हैं ना। खरीदने वाले का जो वकील होता है, वो इस बात को श्योर करता है कि जो खरीदने वाले के पास पैसे हैं वो लीगल है या इलीगल है। अच्छा, जो बेचने वाले का वकील होता है, वो इस बात को श्योर करता है कि बेचने वाले का वकील इस बात को श्योर करता है कि पैसे लीगल हैं या इलीगल हैं। और खरीदने वाले का ये श्योर करता है कि प्रॉपर्टी किसी झगड़े में तो नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं है। और उसके अंदर जो पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, वो सारी चीजें, उनके सर्टिफिकेट्स देना, वो सारा उस वकील की। आप यकीन माने, ये 22, 23, 24 हजार पाउंड की बात है। हमें मुसीबत पड़ी थी, हम गरीब लोग हैं, अपने मिडिल क्लास लोग हैं। हमें ये मुसीबत थी, 32 हजार पाउंड की तकरीबन बात थी कि हम ये 32 हजार पाउंड को किस तरीके से जस्टिफाई करें। अच्छा किया, माशाल्लाह, बच्चे की वो सैलरी स्लिप्स लगाई, वो सारा कुछ किया। अगर नहीं करते, आज भी नहीं करते, आज हमें मकान खरीदे एक टाइम हो गया है, 4 साल हो गए, आज भी नहीं करते, तो आज भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। 40 साल बाद भी नहीं अगर साबित कर सके, तो फिर भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। कानून तो इसको कहते हैं। तो आप आप चले उसको, करप्शन नहीं है। आप इसको क्योंकि पैसा अगर आपने वाइट नहीं बताया, तो वो करप्शन के जिम्मे में आता है। कहाँ जी, से आया? बिल्कुल, बिल्कुल हमारा। ऐसा ही है। इमदाद साहब, आप बड़ी लंबी हमारी गुफ्तगू हो गई है। नाज़रीन तो चाहते हैं कि ख़त्म भी ना हो, लेकिन कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं हमने। और चूँकि अब आपका लंदन का सफ़र भी चलना है, लंदन के रास्ते में भी ज़रा आपने जाना है, तो हम चाहेंगे यहीं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें। नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। कमेंट्स आप कर रहे हैं, जवाब सारों का ना दे पाएँ, तो माज़रत है। कोशिश करेंगे सारे जवाब लेकिन अभी इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।